घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उसमें उन्होंने 2 सबूत रखे थे। एक तो उन्होंने फोटो दिखाया था, फोटो में उन्होंने कहा कि भाई ये जेबी सिंह साहब जो है ये मौजूद थे, वहां के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, वो मौजूद थे जब हमने कैंप लगाया। लेकिन बाद में सलमान खुर्शीद साहब पकड़े गए, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई थी वो 2010-11 की थी, जबकि ये धांधली जो हुई है वो 9-10 में हुई है। तो इसका मतलब जो एक फोटो दिखाई वो फोटो भी गड़बड़ निकली। उसके बाद उन्होंने एक विकलांग भाई को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भाई इनको तो हमने ईयर मशीन दी थी। अब उस विकलांग भाई ने आज तक चैनल पे कुछ दिन पहले कहा था कि हमें मशीन नहीं मिली। अब सलमान खुर्शीद साहब ने पता नहीं क्या किया कुछ दिनों के अंदर की बेचारा ने कहा उसके बाद की मिली, पर हम उस पर नहीं जाते, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने शाम को कहा था कि आज 11 बजे हम कुछ और सबूत प्रस्तुत करेंगे, लेकिन पिछले 18 घंटे के अंदर, कल शाम को 5 बजे से लेके अभी 11 बजे के बीच में मीडिया वालों ने इतने सबूत प्रस्तुत कर दिए कि मैं सोच रहा था हमें प्रस्तुत करने की जरूरत है कि नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर धावा बोला। इस बार उन्होंने न सिर्फ सलमान खुर्शीद को निशाने पर लिया, बल्कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को भी लपेटे में ले लिया। केजरीवाल ने मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव कानून मंत्री का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और कानून मंत्री उस मामले में मुलायम और अखिलेश का बचाव कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, उनका अपना मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उनके ऊपर आरोप है कि आय स्रोतों से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने का, कि उन्होंने भ्रष्टाचार कर करके अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, ऐसा उन पे आरोप है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुलायम सिंह जी का वकील कौन करता है उनके खिलाफ। सरकार की तरफ से वकील की जो नियुक्ति की जाती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? सलमान खुर्शीद उसकी नियुक्ति करते हैं। तो अब मुलायम सिंह जी को सलमान खुर्शीद जी बचाएंगे, और सलमान खुर्शीद जी को कौन बचाएगा? मुलायम सिंह जी का बेटा बचाएगा। दोनों ही नहीं जाएंगे, दोनों ही बच जाएंगे, हम लुट जाएंगे, देश लुट जाएगा। जाहिर सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों तो बच जाएंगे, लेकिन नब जाएंगे हम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रस्ट घोटाले मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने से पहले कोई भी टिप्पणी ठीक नहीं है और वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो वो जांच अपने आप होगी, जांच में पता लगेगा कि आखिरकार क्या निर्णय लिया जाए। तो जांच से पहले हम कोई टिप्पणी कैसे कर दें, और जांच से पहले कोई टिप्पणी ये कैसे कर देगा कि जांच नहीं होगी निष्पक्ष। तो ये सवाल भी तो बड़ा है, महत्वपूर्ण। उधर मैनपुरी के पूर्व सीडीओ जेबी सिंह का कहना है कि मामले की जांच जारी है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो जांच चल रही है, उसमें क्या बताएंगे? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने एक एफिडेविट सलमान खुर्शीद को भेजा है जिसमें कह रहे हैं कि आपका सिग्नेचर। वो जांच सब जांच का मुद्दा है, उसमें जांच चल रही है। आप इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे? नहीं। कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद के बचाव में सामने आई है। कांग्रेस की ओर से सामने आए हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सलमान खुर्शीद के ऊपर लगाए हुए आरोप बेबुनियाद हैं। जब निर्दोष व्यक्ति को बिना सरपैर के प्रमाण के अगर आप इस प्रकार का दोषारोपण करेंगे तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। बात साफ है, केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं जो कहूं वही इन्वेस्टिगेशन हो, उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया जाए, क्योंकि मैं पहले से कहता आया हूं, इसमें साफ है, न खाता न बही, केजरीवाल कहे सो सही। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे पूछे गए सवालों का उन्हें जवाब देना चाहिए। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब को जो सवाल उठे हैं एक चैनल के जरिए, उन सवालों का जवाब देना चाहिए। मानहानि वो उस चैनल पर करेंगे, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो बात पब्लिक फिगर के लिए पब्लिक डोमेन में आ जाती है, उसका जवाब अवाम चाहती है।
हरीश रावत ने सलमान खुर्शीद पर लगाए गए आरोपों के जवाब में कहा कि कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पृष्ठभूमि काफी शानदार है और उन पर लगाए गए आरोप सही नहीं है। देखिए, सलमान जी पर इनिशियली ये कहा गया कि कैंप ऑर्गेनाइज नहीं किए गए और गलत सूचना दी गई, और अब मैं नहीं समझता कि सलमान खुर्शीद जी जैसी हैसियत जिनकी इतनी शानदार पृष्ठभूमि हो, उन पर इस तरीके के आरोप का मैं। खुर्शीद के एनजीओ का एक और फर्जीवाड़ा बुलंदशहर में सामने आया है। यहाँ पे मुर्दों को भी सामान बांट दिया गया है। केजरीवाल ने खुर्शीद पर निशाना साधा तो राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया। 2 घंटों की लंबी प्रेस वार्ता में खुर्शीद साहब सिर्फ खुद को साबित करते रहे। गवाहों के तौर पे रंगीन मिस्त्री को खड़ा कर दिया। हम और आपको रंगीन मिस्त्री से रूबरू कराया गया। ये वो विकलांग है जिनको उपकरण बांटने का दावा लुईस खुर्शीद और केंद्रीय कानून मंत्री कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बुलंदशहर के ऊंचा गांव के रहने वाले गजराज के पुत्र जोगिंदर का कहना है कि उसके पिता की मौत साल 2009 में हो गई थी, तो फिर कान की मशीन 2011 में कैसे मिल सकती है। इसी तरह इसी गांव के रहमुद्दीन का कहना है कि उसे किसी कैंप से कोई भी मशीन आज तक नहीं मिली। कभी कोई कैंप में से तुम्हें कोई सहायता मिली? के लिए बांटी गई थी। क्या तुम्हारी बेटी को साइकिल दी गई? क्या नाम है उसका? नहीं जी, इस ट्रस्ट में सन 2010 के में नहीं मिली है इस बच्ची को। इससे पहले कभी कैंप 8-10 साल पहले लगा था सुरेंद्र पाल सिंह जी के यहाँ, वो उसमें व्हील चेयर इस बच्ची को दी, जबकि ये 3-3.5 साल लगभग थी। मुझे ये मैं जो पता पड़ी है कि जब 2010 में यहाँ पर कैंप लगाया गया था, जिसमें हमारे पिताजी का भी नाम आया था 2010 में कानों की मशीन के लिए। लेकिन पिताजी की जो मृत्यु हुई थी वो 12 मार्च 2009 को ही हो गई थी। तो उन्हें मशीन कहाँ से मिल गई? क्या मिला बताओ? कुछ मिला? कब मिली? चिड़िया कब मिली? कब मिली? कल मिली। कब मिली साइकिल? साइकिल है? कब मिली? आज मिली है। जब न मिली 2011 में? नहीं, हमको कल नहीं मिली ना किसी ने। तो ये कब मिली आज? क्या नाम है? ऐसे कई विकलांग हैं जिनको कोई भी सामान नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने इन विकलांगों को अपने घर बुलाकर मीडिया के सामने पेश किया। सलमान खुर्शीद के एनजीओ द्वारा की गई हेराफेरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया है। आज यूपी के 17 जगहों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी की गई। लखनऊ के विकलांग कल्याण बोर्ड में ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। इस छापेमारी में ईओडब्ल्यू के हाथ अहम दस्तावेज भी लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी का कहना है कि बेनी प्रसाद वर्मा का हाथ ज्यादा बड़ा है और उन्होंने सलमान खुर्शीद से ज्यादा बड़े घोटाले को अंजाम दिया होगा। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के घोटाले पर केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री के लिए 71 लाख रुपए बहुत छोटी रकम है और इस मामले में जांच की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के राज में 40 से ज्यादा घोटाले हुए हैं और बेनी प्रसाद वर्मा का हाजमा ज्यादा बड़ा लगता है और वो बड़े घोटालेबाज हैं। साथ ही भाजपा ने समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री ओम प्रकाश सिंह के बयान पर भी आपत्ति जताई है। लेकिन हम मानते हैं कि 71 लाख में कोई घपला सलमान खुर्शीद जैसे आदमी नहीं कर सकते। 71 लाख बड़ा छोटा अमाउंट है सेंट्रल मिनिस्टर के लिए। 71 करोड़ होता तो हम भी सीरियस होते। कांग्रेस ने कांग्रेस के राज में 1957 में घोटाले प्रारंभ हुए थे और कोयला घोटाले तक 39
और ये सलमान खुर्शीद जी का घोटाला यदि जोड़ दें तो 40 घोटाले सरकार के कार्यकाल में हो चुके। और बेनी प्रसाद वर्मा जी का ये बयान कि घोटाला 71 करोड़ का होता तो बहुत मायने रखता, तो मैं समझता हूं उनका हाजमा बहुत बड़ा है और वो 71 करोड़ का घोटाला संभवतः कर चुके होंगे, इसलिए उससे बड़े घोटाले की उम्मीद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री ओम प्रकाश सिंह के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सरकार के मंत्री सरकार के सामने खुद ब खुद एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने टिहरी उपचुनाव में हुई हार पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि पार्टी वोटरों का मूड जज करने में नाकामयाब रही। यही वजह है कि टिहरी उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आने वाले आम चुनाव में जीत कांग्रेस की होगी। शायद हम जनता तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए और अब जो है जनमानस का जो भी निर्णय है उसका सम्मान करेगी पार्टी, लेकिन ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन को बहुत ज्यादा महत्व हम लोगों ने इसलिए दे दिया शायद क्योंकि साकेत लड़ रहे थे, है ना। बाई इलेक्शन तो रूटीन इलेक्शन होते हैं, जिससे ना सरकारें बन रही है ना सरकारें गिर रही हैं। लोगों ने बड़ी परिश्रम की और खाली जो है ये शहर का जो मूड है ये हम लोग उसको जज करने में फेल करके जज नहीं कर पाए। राम सिंह खेड़ा ने दिल्ली में उत्तराखंड एसओजी टीम के समक्ष किया है आत्मसमर्पण। ये बात खेड़ा की पत्नी कमलेश खेड़ा ने समाचार प्लस से कही। रुड़की में एक कलयुगी भाई की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जी हां, इस कलयुगी भाई की करतूत के सामने आने के बाद लोगों में बेहद गुस्सा बना हुआ है। रुड़की के मखतूनपुरी मोहल्ले में नाबालिग लड़की को बेचने का मामला सामने आया है। बेची गई लड़की की बहन का आरोप है कि उसके भाई ने ही पानीपत में उसकी बहन का सौदा किया है, जबकि भाई का कहना है कि उसने अपनी बहन को बेचा नहीं है बल्कि उसकी शादी की है। लड़की को बेचने की बात मोहल्ले में पता चलते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और एक हंगामा शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा। पारिवारिक मैटर है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, हकीकत क्या है जो होगी आपको बतानी चाहिए। अभी बताया जा रहा है कि लड़की बेच दी गई, आपके संज्ञान में भी मामला है। लोग कह रहे हैं, अभी इस बात की पुष्टि अभी तक ये बताया जा रहा है कि 60,000 में लड़की बेची पानीपत में 2 महीने पहले चाचा चाची द्वारा बेची गई। कह रहे हैं चाचा चाची के साथ रहती थी, अपनी बुआ के साथ गई है, ये बताया जा रहा है उसकी शादी कर दी गई है। हम इसकी जाँच करेंगे। अभी लड़की नाबालिग भी है, लड़की नाबालिग है, कह रहे हैं नाबालिग है, शादी हुई है नहीं हुई है, किसी ने करी कहाँ करी, जाँच करेंगे। जाँच बात होगी। उसका भाई भी वही रहता है, उसका भाई का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, जांच के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। कोटद्वार के सीवी रमन कॉलेज के प्रबंधक द्वारा छात्रों के साथ की गई धोखाधड़ी का मामला अब राजधानी देहरादून तक पहुंच चुका है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सचिवालय कूच कर शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। छात्रों के अनुसार कॉलेज में तमाम कोर्सेज की मान्यता समाप्त होने के बाद भी वहां छात्राओं को झांसा देकर एडमिशन दिए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पर कार्यवाही करते हुए छात्रों को दूसरे कॉलेज में मुफ्त दाखिला दिलाए और सीवी रमन कॉलेज में उनकी फीस वापस कराए। गया कि यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज किए जाते हैं, मगर जब पता चलता है कि यहाँ रेगुलर कोर्सेज नहीं होते हैं तो हमने आंदोलन के लिए बाध्य हुए। हमारी कुछ मांगे तो पूरी हुई, मगर जो हमारी 2 मुख्य मांगे हैं जिसके कारण हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक हमारी मांग है कि इन सभी कॉलेजों को मान्यता, इन सभी छात्रों को मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक में डिस्पैच किया जाए और निःशुल्क किया जाए। दूसरी, हमारी जो फीस है उसको ब्याज सहित लौटाया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं छात्रों का आर्थिक और मानसिक शोषण वहाँ पे किया गया है। किसी जमाने में स्कूल और कॉलेज को विद्या का मंदिर कहा जाता था। यहाँ गुरु की पूजा भगवान से पहले होती थी, लेकिन अब न तो वो कॉलेज रहे और न वो गुरु रहे। विद्या के मंदिर में पूंजीपतियों के प्रवेश ने इसे अवैध उगाही के अड्डे बना दिए हैं। ऐसा ही कुछ गाजियाबाद के रिलायबल इंस्टीट्यूट में देखने को मिला, जहाँ बच्चों से अवैध फीस वसूली जा रही है। गाजियाबाद के रिलायबल इंस्टीट्यूट में आज फीस वसूली को लेकर कॉलेज मैनेजमेंट और छात्रों के अभिभावक आमने सामने आ गए।
दोनों पक्षों के बीच वहां जमकर नोकझोंक हुई। दोनों के बीच चल रही गहमागहमी के बीच कॉलेज के गार्ड ने फायरिंग भी कर दी। छात्रों और अभिभावकों ने मैनेजमेंट पर अवैध फीस वसूली का आरोप लगाया है। उनका ये भी आरोप है कि अवैध फीस न जमा करने पर बीएड के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई। एक अभिभावक ने